पापा को तब लगा कि क्यों ना आंचल से अपन मैजिक परफॉर्म करवाते। ओके। तो ये उनकी सोच थी। अच्छा। तो रात को 1:30 बजे मैं सो जाती थी और मुझे उठा के मम्मी बोलती कि जाओ जाके परफॉर्म करना है। कि आपका माइंड कहता है नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, लेकिन आपकी आंखें जो देख रही है वो ऐसा हो रहा है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसे मैं जादू कहती हूँ। हाँ, क्लिक बैट्स, जबकि जादूगर उल्लू नहीं बना रहा, वो नहीं कह रहा है कि हाँ राइट। वो आपको बुलाते हैं, आपको टाइम देते हैं और आपका काम चुटकियों में होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है आंचल कुछ अच्छा कर रही है, मतलब ये तो आपने बिल्कुल मतलब हमारे पॉलिटिशियंस के जैसे मतलब सर पोपट कर दिया। जस्ट डन। नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। सीकर में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग अमिट छाप छोड़ी है। आज एक और ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। नाम है मैजिशियन आंचल। जादू का जिस समय हम पे क्रेज़ रहता था, हम छोटे छोटे हुआ करते थे और छोटे छोटे जो स्कूल में बच्चों के द्वारा जादू करे जाते थे या जादू करने की कोशिश करी जाती थी, हम उसे देखकर खुश हो रहे थे। ऐसे में हमारे बीच के एक साथी दुनिया को कैसे अपने काबू में करा जाए, दुनिया भर में कैसे अपना नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा करा जाए, इसके ऊपर काम कर रही थी। और आज हमें खुशी है आपके सामने लाते हुए मैजिशियन आंचल को। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम बहुत सारी बातें करेंगे, जानेंगे जादूगर आंचल के जीवन को और उनके काम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। और क्योंकि जादूगर आंचल ने हमेशा से अपने जादू के साथ साथ समाज में होने वाली जो कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं, उनको हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया है अपने कार्यक्रमों में। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीकर संदेश के मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे जब से पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, आई वॉज सो मच क्यूरियस कि 5 साल की उम्र में, मतलब इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चा ढंग से बोलना या चलना भी पूरा सा सीख नहीं पाता है, ऐसे में आपने ये सोचा कि आपको मैजिशियन बनना है या आपने जादू करना है? क्योंकि उस वक्त तक किसी को ये पता नहीं होता। हर कोई जादू से इन्फ्लुएंस जरूर होता है, लेकिन जादू करना है ये सोचना बड़ी बात है। कैसे आप इस फील्ड में? देखिए, जैसे आपने कहा कि छोटी उम्र में मैंने सोचा, तो मैं कहूँगी मैंने नहीं सोचा। मुझे नहीं पता चलता था कि जादू क्या होता है या क्या चीज़ें। मेरे को एक्चुअली कहेंगे परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि मैं इस फील्ड में आ गई। मेरे पापा श्री गिरधारी कुमावत पेशे से माइनिंग इंजीनियर है, मम्मा श्रीमती तारा कुमावत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। Okay. तो वो दोनों जॉब में थे, क्योंकि पापा को इस कला का बचपन से शौक था। तो जैसे आपको पता ही कि हम लोग प्रॉपर बाजोर से बिलोंग करते हैं, तो वो पढ़ाई के लिए, अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए उदयपुर गए थे। वहीं पे उन्होंने शादी कर ली। मेरी मदर उदयपुर से ही है और वहीं सेटल हो गए। तो वो बताते हैं शादी के बाद उन्होंने छोटे छोटे जादू के आइटम की दुकान डाली थी पार्ट टाइम उनकी जॉब के साथ साथ में। और जब मेरा जन्म हुआ था और मतलब थोड़ा जब मैं बाहर जाने जैसी स्थिति में आई, छोटे बच्चे जैसे 1.5-2 साल के आसपास, कि मैं उनके साथ जाती थी शॉप पर और वो एक टेबल पर मुझे बिठा देते और मैं वहाँ बैठकर देखा करती, पापा क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं। क्योंकि उदयपुर टूरिस्ट प्लेस है, तो लोग आते हैं शाम को वहाँ पर घूमने फिरने, तो वो उनको मैजिक दिखाते थे, उन्हें सिखाते थे। बट स्टेज शो उन्होंने कभी नहीं किया। देखते देखते इंटरेस्ट डेवलप हुआ और जब मैं करीब 5 साल की हुई, पौने 5 साल की, और तब हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, डांस में, सिंगिंग, सब जोक्स वगैरह सब। पापा को तब लगा कि क्यों ना आंचल से अपन मैजिक परफॉर्म करवाते। तो ये उनकी सोच थी और उन्होंने कुछ 15 से 20 मिनट का मुझे एक्ट तैयार करवाया और मैंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। वो ऑब्वियस सी बात है, जब अपन 5 साल के बच्चे को कुछ अलग सी प्रतिभा करते हुए, मतलब अलग से प्रतिभा जब उनमें होती है, कुछ अलग सा आर्ट फॉर्म परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्शन आता है। तो लोगों ने पसंद तो किया ही था, लेकिन नेक्स्ट डे जो मीडिया कवरेज था वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। अच्छा। क्योंकि पहली बार अखबार में जब फोटो आता है, हमारे पूरे स्कूल के एनुअल फंक्शन की न्यूज़ मेरे नाम से छप गई थी, नन्ही जादूगरनी ने मन मोहा एंड ऑल। तो पापा का वो क्रेज जो था, या वो कह सकते खुशी 7वें आसमान पे थी। तो दौड़ दौड़ के बता रहे, देखो आज आंचल का फोटो अखबार में छपा है। एंड तब उनको लगा कि अगर मेरी छोटी सी मेहनत से आंचल का अगले दिन अखबार में इतना नाम हो सकता है, तो बच्चे का नाम होना चाहिए। बिल्कुल। तब उन्होंने मुझे इसको सीरियसली लेना चालू किया। मेरा बचपन से लेके करीब आप ये मानिए 13 साल तक मुझे इतना कुछ नहीं था क्रेज कि मुझे मैजिक ही करना। मुझे ये था कि ठीक है मैजिक चल रहा है, मेरा आर्ट फॉर्म चल रहा है, काम चल रहा है, मतलब मेरे लिए लाइफस्टाइल था।
आफ्टर 2010 मुझे लगा नहीं, मुझे इसको सीरियसली इसी लेना फील्ड में चाहिए। करियर बनाना है और इसी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल, मेरे इस सवाल को ये पूछने का यही मकसद था, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे लाइफ को शेप करने में। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को शुरू में वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाते जो लेटर ऑन वो उनके लाइफ में देखना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद में बच्चों को ब्लेम किया जाता है कि आप ऐसा नहीं करते, आपने ये नहीं किया, आपने ऐसे नहीं पढ़ा, जबकि पेरेंट्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं होता है। आपको बिल्कुल सॉरी, इस बात पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी डेफिनेटली कि देखिए आजकल का जो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब मेरे फादर ने मुझे कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको मैजिक करना ही है। एक वो होता है आजकल बच्चों को मैं देखती हूँ, पेरेंट्स में क्या हो रहा है कि बच्चों की इच्छा है कि नहीं हमें ये नहीं ये करना है, उनका मन होता है कि नहीं हमें स्टडी पे नहीं है, मतलब हमें और किसी आर्ट फॉर्म पे बहुत ज़्यादा पसंद है या गेम्स पसंद है, क्रिकेट के लिए पागलपन है या कुछ भी है। बोले क्या करोगे तुम, ये कोई करियर है क्या? नहीं, तुम पढ़ाई करो, पढ़े लिख के सरकारी नौकरी लगेगी, जॉब लगेगा, ये वो। राइट, आज आप भी तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हो यार। बिल्कुल। तो करियर हर फील्ड में, अपॉर्चुनिटी हर जगह है, तो बच्चों को प्रेशराइज मत करिए, उनको सपोर्ट करिए। मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया। देखिए मेरे को जिस वक्त ये इंटरेस्ट लगा, उन्होंने ये देखा कि आंचल को ये करने में मज़ा आता है, उन्होंने शुरुआत में ये चीज़ समझा और इसलिए मुझे उन्होंने ये सपोर्ट किया कि मैं इसे एज अ करियर लूँ। ये अलग बात है कि मुझे खुद को ये समझ आने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उन्होंने ये मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ जाके नहीं किया। बिल्कुल। ऐसा नहीं था कि भाई मुझ में ये प्रेशर रखा हो कि नहीं आपको यही करना है, आपको ये ऐसा है। और ऐसा भी नहीं कि मेरे फादर की मुझसे कोई अपेक्षा ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको कई सारे एक्सपेक्टेशंस है कि मैं मैजिक के साथ में ये करूँ वो करूँ, लेकिन उनको पता है अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे कभी दबाव नहीं डाला गया। यहाँ पर छोटा सा मैं सबसे कहना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी इस इंटरव्यू के माध्यम से सभी माता पिता से, प्लीज़ बच्चों पे दबाव मत डालिए जब तक कि वो गलत लाइन पे ना हो। हाँ, अगर उनकी संगत और वो चीज़ हो तो मैं समझ सकती हूँ, उसको रोकना जायज़ है, बट अगर करियर बनाने की बात है, उनकी ज़िंदगी बनाने की बात है, तो उन्हें सपोर्ट करिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। मैं चाहता हूँ कि मैजिक के अलावा बाकी का जो आपका अर्ली चाइल्डहुड था वो कैसा था, वो आप हमें बताएं, मतलब उसके कुछ अच्छे किस्से हो सकते हैं। हाँ, मैं बताऊँ, मैजिक के अलावा मेरा अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं 97 में मैंने शो स्टार्ट किया, 2001 तक मैं सुबह स्कूल जाती थी और शाम के टाइम पे हमारे कहीं ना कहीं बर्थडे पार्टी शोज़, किसी के शादी का फंक्शन के कोई शो हो गया या कोई धार्मिक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस ऐसे चलता रहता था। तो मैं दोनों मैनेज तब तक ऐसे कर रही थी, मॉर्निंग आवर्स में स्कूल होता था, शाम के टाइम पे ये होता था। फिर 2001 26 जनवरी से मैंने प्रोफेशनल रूप में या ये कहूँ कॉमर्शियल रूप में मैजिक को लिया, जब मेरे टिकट शोज स्टार्ट हो गए विद टीम एंड सामान प्रॉप्स वगैरह सब। 2001 में, मतलब लाइक 7-8 साल की एज। एग्जैक्टली 93 का मेरा बर्थ है, तो 8 साल की थी मैं। तो 2001 से हमने पूरा, जब मेरे फादर मदर ने भी अपना जॉब छोड़ा, मुझे फुल टाइम उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे घर पे ऐसा नहीं कर सकते ना 8 साल के बच्चे को, ठीक है तुम जाके अकेले जादू करो और हम लोग घर पे जॉब कर रहे हैं, तो वो नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना जॉब छोड़ा और तब से अभी तक हम लोग प्रॉपर हर साल लगातार, मतलब मेरा जब तक मास्टर्स था तब तक मैं साल में कुछ 1 से 2 महीना का गैप देती थी, उसके बाद कोविड में गैप मिला। उसके अलावा हम लोग गैप नहीं लेते, पूरा साल भर मेरे शोज चालू रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ ऐसा। तो अर्ली चाइल्डहुड में ये होता था कि मैं बहुत मस्तीखोर टाइप की थी। मस्तीखोर इन द सेंस मैं शैतान नहीं थी, चंचल थी थोड़ी और भोली थी, मतलब मुझे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था। जबकि कोई भी चीज़ होती थी छोटी सी चीज़ों में, मतलब मेरे फादर बताते कि मैं बहुत ज़्यादा भोली हुआ करती थी। मेरा जो छोटा भाई है मुझसे बहुत शार्प माइंडेड है। अच्छा। आज भी, मतलब वो मुझसे 6 साल छोटा है, लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल की बात करें तो मुझसे 10 कदम आगे। तो ऐसा ही होता था कई बार कि भाई की वजह से मैं डांट खाती थी, क्योंकि वो ज़्यादा केयरिंग था, वो ज़्यादा अवेयरदार था। मतलब मेरे हाथ में अगर कोई चीज़ देती थी, मान लो फॉर एग्जांपल पापा मेरे लिए कुछ हेयर बैंड लेकर आए या कुछ ऐसा कुछ लेकर आए, कपड़े लेकर आए या ब्रेसलेट लेकर आए, तो मैं ऐसी थी कि ठीक है, किसने बोला आंचल तेरा ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लग रहा था, तू ले जा। ये लग रहा था तू ले जा। मम्मी मारते थे। पापा के घर में यहाँ पे खजाना भरा पड़ा है जो सबको पैसों का पेड़ है जो सबको बांटती फिरती है। तो मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे लापरवाही टाइप थी। और कई बार ऐसा होता था कि शो मेरा होता था रात को 1:30 बजे, तो मतलब जब धार्मिक कार्यक्रम होते थे स्पेशली जैन समाज के प्रोग्राम्स, तो रात को 1:30 बजे मैं सो जाती थी और मुझे उठा के मम्मी बोलती कि जाओ जाके परफॉर्म करना है। तो मैं रात को 1:30 बजे उठ के मैं मैजिक शो करती थी। कई बार ऐसा भी होता था कि शो के बाद नीचे आती है ना, ड्रेस चेंज कर देती मम्मी। मेरा कभी बचपन, लोग हमेशा कहते हैं कि क्योंकि मैं इस फील्ड में लगातार रही हूँ, तो कभी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बचपन की
जो शरारतें हैं या जो मस्तियाँ हैं वो सेक्रीफाइस की, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो बराबर था। वो बराबर थी। मतलब मैं कपड़े मम्मी हाथों चेंज करा के छोड़ देती थी, और मैं कभी मिट्टी में खेल रही हूँ, कभी किसी के साथ घूम रही हूँ, कभी सब्जी वाले थैले वाले उठा के लेके जा रहे हैं, या मतलब मैं हमेशा लोगों के हाथों में पली हूँ। तो मैं बहुत वैसी थी, चंचल थी, शरारती, जानबूझ के शरारत नहीं करते थे, बट हाँ ऐसी थी, थोड़ी मस्तीखोर टाइप थी, और मुझसे कोई भी भुला के मुझे कुछ भी करवा सकता था। मैं ऐसी टाइप की लड़की। अच्छा, आपने कहा कि मतलब है ना, कोई भी जैसे आपको बेवकूफ़ बना सकता हाँ। था, लेकिन जादू की जब बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जादू भी ऐसी विद्या है कि जिससे लोगों को बस बेवकूफ़ बनाता है। मुझे लगा था कि आप ये सवाल करने वाले हो। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने तो एज ए म्यूजिशियन आपने अपनी लाइफ अभी तक ऐसे ही जी है, जादू क्या है? बेवकूफ़ बनाने वाली जो बात मैंने आपसे कही थी वो ये था, देखो उसका इंसिडेंस बताती हूँ क्या था। मेरे हाथ में कुछ पापा की बहुत महंगी घड़ी थी, किसी ने मुझसे मांगी, मैंने कहा मैं किसी को दे देती थी। एक अननोन पर्सन आया, उसने मुझसे मांगी और मैंने उसको दे दी और वो लेके चला गया। पापा ने आके मेरे से पूछा, बहुत महंगी पापा की रिस्ट वॉच थी, कि वो कहाँ है घड़ी? तो मैंने बताया कि उधर से कोई आया था, लेके चला गया। और पापा को पता था, और इवन मैं थोड़ी सी केयरलेस आज भी हूँ। अच्छा। मेरे हाथ से अभी भी चीज़ें खो जाती है। तो हमारे घर में यही होता है कि पापा ये बोलते हैं कि गलती आंचल की नहीं है, गलती इसको देने वाली की है। दी किसने? जब तुम्हें पता है इसको नहीं कभी केयर रखती है, तो वो देने वाली गलती है। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। हमारे यहाँ तो आज भी भरे पूरे परिवार में से जादू टोने के नाम पे सोना वो चमकाने के नाम से ले जाते हैं। वो आस्था के नाम पे खेला जाता है। हाँ, मेरी तो जो हर थी वो तरीके से। भोलापन था। बिल्कुल। ये था किसी को बेवकूफ बनाना। यहाँ आप ये पॉइंट उठा सकते हो हाँ, कि लोगों की आस्था का फायदा उठा के उन्हें बेवकूफ बनाना। बिल्कुल। अगर आप हमें बात करते हो तो हम कभी भी आपको ये दावा नहीं करते कि हमारे पास कोई चमत्कारिक शक्ति है, या हम आपका भविष्य बदल देंगे, या हम आपके साथ ऐसा कुछ कर देंगे। नेवर एवर। मेरे पास देखो एक आर्ट फॉर्म है जिसको मैंने बहुत सालों से उसको प्रैक्टिस किया है, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें स्टेज पर प्रदर्शित करती हूँ जो आपके लिए नामुमकिन है, या आपको ऐसा लगता है यार ऐसा टेक्निकली नहीं हो सकता, लेकिन आपकी आंखों के सामने हो रहा है। मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपके माइंड में और आपकी आंखों के बीच में, कि आपका माइंड कहता है नहीं यार ये पॉसिबल नहीं, लेकिन आपकी आंखें जो देख रही है वो ऐसा हो रहा है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसे मैं जादू कहती हूँ। कि उसमें वो मज़ा है कि वो आपके बीच में वो चलता रहता है, यार ये शक को गुंजाइश, क्या चीज़ें आपके सामने नज़रों के सामने हो रही है। तो हमारा काम सिर्फ यही है, और जिस मोटिव से मैं परफॉर्म करती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करना, आप लोगों को वैरायटी ऑफ इमोशंस देना। देखिए आप शो में आते हो, कभी आप ताज्जुब करते हो, कभी आप रोते हो, कभी हंसते हो, कभी क्या करते हो, तो ये इमोशंस लेकर आना। तो जादू को अगर मैं परिभाषित करूँ टेक्निकली कि भाई मैं कैसे करती हूँ, मैं ये तो बताऊंगी नहीं कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो आपका काम है। अगर आप सोच लेते हो तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच पाते तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से जादू कई सारी चीज़ों से बनता है, जिसमें साइंस की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरली आम लोगों को नहीं पता। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ लोगों को पता हो सकता है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता। तो उनको ये नहीं पता कि इस वजह से आपको ये चीज़ विजुअल दिख रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो अलग है। तो हम साइंस की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, कभी लाइट साउंड इफेक्ट यूज़ करते हैं, कभी मेरी बोली बहुत काम करती है कि आपका माइंड सोचने लगे उससे पहले मैं आपके माइंड को इतना उलझा देती हूँ कि आपको मन में आता है यार ये चीज़ ऐसे हो रही होगी, लेकिन आप उस पर गौर ही नहीं कर पाओगे, आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट होकर कहीं और चला जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल ये भी काम करती है। हिप्नोटिज्म, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोटिज्म काम करता है। फिर नो डाउट जो आइटमों में हम परफॉर्म करते हैं उनमें चालाकियाँ होती है, हाथ में चालाकियाँ होती है, प्रैक्टिस होती है। तो कई सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मैं आपको प्रेजेंट करती हूँ, जिसको मैं, जो जादू मैं कर रही हूँ उसे मैं कहती हूँ। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना। इवन मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आप देखें ना कई सारे वीडियोस पर जब रिविलेशन होता है कि कौन सा मैजिक कैसे हो रहा है, तो उसका टाइटल जो होता है ना, टाइटल देखिए कैसे जादूगर आपको उल्लू बनाते हैं। हाँ, क्लिक बेट्स, जबकि जादूगर उल्लू नहीं बना रहा, वो नहीं कह रहा है कि हाँ राइट, ये नहीं है, हम उल्लू नहीं बनाते। मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ ये चीज़ हो सकता है कि हमारी कुछ सीक्रेट्स है जिसे हम रिवील नहीं करते, हम परफॉर्म करते हैं और आपको खुश करते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हम आपको ये चैलेंज करें कि आप इसको पकड़ के बताओ। ट्रू, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सब समझदार लोग, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, ठीक है, हम एंटरटेन करते हैं। और मेरा तो मेन मकसद यही रहता है कि आप 2 घंटा एक स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन अपने परिवार के साथ लो। आज के ज़माने में जब आप देखते हैं
मूवीज भी ऐसी नहीं है कि आप अपनी फैमिली के साथ जाके उनको देख न्यूज़ सको। भी नहीं है ऐसा, न्यूज़ भी नहीं बैठ के देख न्यूज़ सकते में भी आप कई family के चीजें साथ। ऐसी बातें आती है कि जब आप अपनी घर की लेडीज के साथ में आप नहीं देख सकते, आप वो कंफर्टेबल नहीं हो। अगर आप ऐसे दौर में कुछ ऐसा दे रहे हो जब आपका पोता, आपकी बहू, आपके खुद हस्बैंड वाइफ या जो भी आपकी जितने पूरा भी फैमिली में परिवार। दादा दादी जो भी हो, बिल्कुल, सब एक साथ बैठ के आप इंजॉय कर रहे हो, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो मेरे लिए वो जो मुस्कुराहट आ रही है ना, वो मेरे लिए पर्सनल, वो मेरा जादू है। तो मैंने आपको जादू की कई सारी परिभाषाएं बता दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब डिसाइड आपको जिसे- करना है कि जिसे जिसे pick जिस करें वे ना, में लेना वो pick आपके कर ऊपर सकता है। वो पिक कर सकता Exactly. है। वेरी ट्रू। जादू जो है मतलब आपके तो बचपन से रहा है ऐसा करके, और हमारे बचपन में जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं ना, सबके मन में एक चीज़ हमेशा से रही होगी, वो छोटे छोटे जादू देख के कि अगर ये जादूगर ऐसे है ना तो इससे हम पैसे बना लें, हमें सीख जाए तो हमारा पैसा हो खूब सारा। लेकिन वो पैसों का वो झाड़ नहीं होता, वही बात है। आपने इवॉल्व भी आप हुए हैं इसके साथ में, आपने दुनिया देखी है। हमने आपके बारे में पढ़ा कि आपने हजारों की संख्या में पूरी दुनिया भर में आपने शोज़ किए हैं, उसके लिए आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं भारत सरकार से। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपका नाम है। ये सब के दौरान में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसे डेवलप हुई, और कहाँ कहाँ आपको परफॉर्म करने का मौका मिला जहाँ आपको लगता है कि अगर मुझे जादू नहीं आता ना तो यहाँ तो मैं कैसे ही पहुँचती? बहुत बार ऐसा लगता है सर। मतलब जैसे देखिए, अगर हम इवॉल्वमेंट की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, बेहतर बनने की बात करते हैं, तो मेरे सारे टीवी शोज़ जो भी रहे उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा बेटर मैजिशियन बनने में हेल्प की है। क्योंकि जब मैं अकेली करती थी तब मुझे लगता था कि ठीक है जो मैं कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, मुझे दुनियादारी के बारे में उतना पता नहीं था। एंड टू बी फ्रैंक, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है काम पसंद करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा मैजिक देखना पसंद करते हैं। मेरा भाई ये काम करता है, उसको अच्छा हो या बुरा हो, वो सारे मैजिशियंस को इंटरनेट पर देख लेगा, सब कुछ देख के बताएगा, देख ये चीज़ ऐसी होती है, ये अपन को नहीं करनी है, ये पसंद नहीं आ रही, लेकिन ये अपन को चाहिए, अपन इससे इन्फ्लुएंस होकर अपन इसमें और कुछ ऐसा कर सकते हैं। Okay. मेरा भाई गुरु मेरा बैकबोन है, मतलब जिसके बिना मैं अधूरी हूँ। और सारे में जितने भी मैजिक कम्युनिटी वाले ना, सबको ये पता है कि हाँ गुरु, काश उनके पास एक गुरु जैसा इंसान हो जो इतना सपोर्टिव है। तो टीवी शोज़, दैन हम बात करते हैं मेरा फायर एस्केप एक्ट, जिसके लिए लिम्का बुक में नाम आया था जब मुझे वो चेन और तालों से, उसने मुझे बहुत कुछ एक कह सकते हैं कि एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, एक अलग तरह का क्या शुद्ध भाषा में कहूँ तो जिगर दिया है कि भाई हाँ, अगर मैं ये कर सकती तो मैं कोई सा भी एक्ट, मतलब मुझे अब जो डर जितने रहते हैं उसको तोड़ने का एक बहुत बड़ा काम किया था मेरे फायर एस्केप में जब मैं आग से निकली थी। दैन ऐसे कई सारे इवेंट्स आए हैं कि जब मुझे लगा है कि जिसने मुझे, और स्पेशली मेरा पेन एंड टेलर फूल अस, जो मेरा 2 साल पहले कोविड के टाइम पे, सॉरी 1 साल पहले कोविड के टाइम पे हमने किया था इंटरनेशनल शो, जो वर्ल्ड वाइड, ये पेन एंड टेलर फूल अस एक ऐसा टीवी शो है जो जादू के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस जिसे कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शो है वर्ल्ड वाइड। और हर साल हजारों मैजिशियंस वहाँ ऑडिशंस देते हैं और केवल 52 लोगों का सिलेक्शन होता है। अप्रॉक्सीमेट, थोड़े नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, हाँ आगे पीछे हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेट इतने मैजिशियंस का सिलेक्शन होता है और वो लोग वहाँ पे परफॉर्म करने का उनको मौका मिलता है। इंडिया से केवल अभी तक 2 मैजिशियन, जो इंडिया बेस्ड मैजिशियन की बात करें, एनआरआई, अभी तक 2 ही जने वहाँ पे परफॉर्म कर पाए। पिछले कुछ 10-11 सीजन्स हो चुके हैं इनके, उनमें। और सेकंड मैजिशियन में थी, फर्स्ट फीमेल में हूँ, मतलब फीमेल्स की बात करें फर्स्ट फीमेल आप हैं, और सेकंड मैजिशियन में हूँ। तो मेरे लिए वो मौका बहुत बड़ा था कि जिसने मुझे ये समझाया, मतलब ये कह सकते हैं ना कि समझाया तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ पर्सनल बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे इंटरनेशनल टीम काम करती है, उनका क्या तरीका होता है। बिकॉज वहाँ पे जादू ही नहीं सीखा मैंने, वहाँ पे उनसे ये भी सीखा कि पंक्चुअलिटी, आपका डेडिकेशन, आपका काम के पीछे जो लगन, वो सारी चीज़ें, वो बहुत अच्छा लगा मुझे उस टीम के साथ काम करके। तो ये सब चीज़ों ने मुझे एक अच्छा मैजिशियन बनने में हेल्प की। रही बात कि जहाँ पे मुझे ये लगता हो कि अगर मुझे मैजिक नहीं आता तो मैं यहाँ पर कैसे करती, तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब वो लोग, मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली भी किसी की बात नहीं करूँगी, लेकिन कई सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो लोगों से ढंग से बात नहीं करते हैं, लेकिन बीइंग अ मैजिशियन वो आपको बुलाते हैं, आपको टाइम देते हैं और आपका काम चुटकियों में होता है।
तो वहाँ पे थोड़ा सा Influence ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है आंचल कुछ अच्छा कर रही है, मतलब लोगों को थोड़ा सा बात करना वो थोड़ा इजी बन जाता है कई बार। मैं जब छोटी थी ना सर, तो कई बार ऐसा होता था कि देखिए अभी का ज़माना जो है काफ़ी डिजिटलाइज हो गया है, तो अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि आज भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार तो अब भी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो इसका कोई इलाज ही नहीं है। कहाँ जाके इसको ठीक करोगे, मतलब जब शुरू से लेके वहाँ तक सबके बीच में वो प्रॉब्लम फंसी हुई है। तो बट स्टिल थोड़ा मुझे लगता है कि आप प्रॉपर आपके पास तरीका है कि भाई आप ये बता देते हो मेरे पास ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, तो लोग थोड़ा कुछ हद तक जो अच्छे लोग हैं वो आपको मानते हैं। पहले भी होता था, पर कई बार होता है ना कि कुछ अब मैं वही बात है कि मेरे को ये पर्टिकुलर नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हम जब स्टेट्स क्रॉस करते थे तो कई बार ट्रैफिक वाले ज़बरदस्ती दूसरे स्टेट की गाड़ी है तो देख के रोकते एंड वो थोड़ा सा मुश्किल होता था। मैं 8 साल की थी सर, तब से लेके आज तक लाइफ में एक ही बार ऐसा है जब मुझे पेनल्टी देना पड़ा, बिकॉज हमारी वो प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम क्या होता था कि भाई कई बार होता है ना स्टेट वाइज देख के वो होता था, तो 1 या 2 बार ही ऐसा हुआ है जब मुझे सच मायने में हमारी गलती थी और मुझे पेनल्टी देना पड़ा था, वरना हर बार यही होता था रोकते थे। और मैं जब छोटी थी तो सर मैं पैसा देती नहीं थी, पैसा लेकर आती थी मैं उनके लिए मैजिक परफॉर्म करती थी और वो मुझे खुश होके बेटा ये लेकर जा। तो वहाँ पे बड़ा मजा आता था कि हाँ ठीक है कि आप कुछ ऐसा कर रहे कुछ तो किया, कि कुछ तो है आप में ऐसी बात कि जब बड़े बड़े लोग आपकी बात सुनते हैं, जब एसपी, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर वाले लेवल के लोग आपको घर बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं और आपसे पूछते हैं यार एक बात बता दो कि आपने वो कैसे किया, कैसे किया, वो पैसे बनाने वाला जादू सिखा दो और कुछ मत सिखाओ। तब बड़ा मजा आता है लाइफ में कि हाँ ये कुछ यूनिक चीजें हैं जो आमतौर पे किसी आई डोंट नो, मतलब मैं किसी और आर्ट फॉर्म से कभी कंपेयर नहीं करती हूँ। मेरे लिए सारी कलाएं सभी सम्मानीय है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ, बट क्योंकि मैं मैजिक फील्ड में हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा प्यार है इस फील्ड से, तो मुझे लगता है कि ये मेरे फील्ड की खास बात है कि मैं किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती हूँ। तो ये मेरे जादू की खास बात है, मुझ में नहीं बट मेरे जादू की आपकी आर्ट की स्पेशलिटी है ये। और जब इन्फ्लुएंस की बात आती है तो हम ये समझते हैं कि जहाँ पे लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हम उन्हें कुछ कह पा रहे हैं, वो हमें समय दे रहे हैं, तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप सोसाइटी में कुछ चेंज के लिए काम करो। बिल्कुल। मैजिशियन आंचल ने अभी तक के अपने 25 साल के करियर में इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया है? ये मेरा फेवरेट काम है टू बी फ्रैंक। दैट्स ग्रेट। जब मैं स्टेज पे शो करती हूँ, आप लोग अपना पैसा देते हैं, टिकट देकर आते हैं, वो मेरा कॉमर्शियल वे है, वो मेरा कॉमर्शियली वहाँ तक ठीक है। लेकिन साथ में बहुत छोटी एज में मैंने चालू किया था नशा के खिलाफ बोलना, कि लोगों को, इवन मेरे फादर जो है वो नारायण सेवा संस्थान के 7 साल तक जॉइंट सेक्रेटरी रहे। अच्छा। तो वो कह सकते हैं कि थोड़े जीन्स हैं कि उन्होंने बहुत ऐसी यात्राएं निकाली है, नशा मुक्ति अभियान उन्होंने किए हैं, तो मैं अपने शो में वो इंक्लूड करती थी। फिर मैंने चालू किया था दहेज प्रथा पे बोलना, जो अभी बहुत हद तक कंट्रोल में है, अभी इतना नहीं होता है। स्टिल मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से ये चीज़ हमारे समाज से जा चुकी है, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम अभी काफ़ी स्थिति सही है। कन्या भ्रूण हत्या, इसके ऊपर मैंने आवाज़ उठाई है, मैं उठाती हूँ अपने हर शो में। आज के ज़माने की जो 2-3 प्रॉब्लम्स मुझे लगती है ना, सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम सर, पर्सनल बता रही हूँ मैं, ये नहीं कहूँगी कि मैं आपको ये नहीं बोल रही कि सच में यही है, मतलब मेरा नज़रिया जो है वो ये है, पैसों का लालच, थोड़े से पैसे के लिए रिश्ते कैसे अपने पराये हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब मैं हमेशा अपने फैमिली में बात करती हूँ कि क्यों कोई भी एक बंदा अपना दिल बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हो जाएगा अगर थोड़ा सा उसके पास भी चला गया तो, मतलब क्यों हम रिश्तों को अहमियत नहीं दे पाते, जो कि रियल मायने में सच्ची दौलत है। मुझे ऐसा लगता है कि रियल मायने में अगर कोई आप दौलत उन्हें खरीद नहीं सकते, आप उन्हें नहीं खरीद सकते यार। मतलब मेरे फादर हमेशा बोलते हैं कि सच्ची दौलत ये होती है आंचल कि जिनके बच्चे सही लाइन पे हो, वही आदमी अमीर है, वही आदमी सबसे ज़्यादा अमीर है। मेरे फादर ने हमेशा बात बोली, जिसे ये पता हो कि गलत और सही में क्या फ़र्क है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ अपने शो के माध्यम से, पैसों के लिए, जब मैं पैसे वाला मैजिक बोलती हूँ तो एक छोटी सी लाइन वहाँ पे जाती है कि मौत कभी रिश्वत नहीं लेती, इसीलिए कफन में जेब नहीं होती। बिल्कुल। तो प्लीज़ इसकी जगह आप अपने उनको महत्व दीजिए। दूसरी बात, आज के टाइम में हम फ़ोन में
इतना ज़्यादा घुस चुके हैं कि अपने मोबाइल वाले दोस्तों को समय देने के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन जो असल ज़िंदगी में हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे अपने हैं, हम उनका हालचाल पूछना भी भूल जाते हैं। एक डाइनिंग टेबल पे जब 4 जने बैठे होते हैं खाना खाने, तो चारों अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और अपनी बातें चल रही हैं, आपस में बात नहीं करते। बिल्कुल। तो ये इनडायरेक्टली अपने शो के पीछे पर्पस ये होता है कि यार आप उस मोबाइल की दुनिया से निकल के 2 घंटे के लिए, आपको मैं ये नहीं कहती कि फ़ोन चलाना मना है मेरे शो में, नहीं, कई लोग चलाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि ज़्यादातर लोग जब बच्चे अपने पापा से पूछते हैं पापा ये कैसे हुआ, और पापा बोलते बेटा इसमें ऐसा हुआ होगा या ये हुआ होगा, जब वो बातचीत होती है ना और वो जो स्माइल में देखते हैं ना ऑन स्टेज, सर सही बता रही हूँ, कसम से आपके इंटरव्यू में खड़ी हूँ, जादू की कसम, मेरे लिए वो वक्त नहीं होता है कि बस इसके अगले पल अगर लाइफ नहीं हो ना, गम नहीं है, कि वो खुशी है कि ये चीज़ है जो मैं समाज में चाहती हूँ कि रिश्तों में अपनापन आए। आप मेरे नोन हो या नहीं हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 2 अपने आपस में मिलते हैं। जब दूरियाँ होती है उतना तकलीफ़ भी होती है, दिल से मैं ऐसी हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे शो के माध्यम से लोगों तक वो चीज़ें जाएँ, तो मैं इसके लिए काम करती हूँ। अब ये थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके अलावा मैं जो काम करती हूँ वो ये है कि स्कूल्स में जाके मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ कि क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई पूरी हुई है, मैं जब 2014 में मैंने अपना मास्टर्स किया है, मैं टॉपर रही हूँ अपनी क्लास की, तो कैसे कम समय में आप अच्छे पढ़ाई कर सकें, तो इसके ऊपर मैं बच्चों को टेक्निक्स सिखाती भी हूँ। इसकी अलग से क्लास भी होती है जो हम सिक्कर में लेंगे डेफिनेटली। वीकली क्लास होती है, वीकली क्लास होती है जिसको मैं बच्चों को 3 से 3.5 घंटा या 4 घंटे की क्लास होती है लमसम, जिसमें मैं मेडिटेशन सिखाती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में जिस भागदौड़ की भरी ज़िंदगी में हम रह रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सबको मेडिटेशन करना अनिवार्य है। मतलब मुझे लगता है अगर मेरे हाथ में सरकार होती ना सर, मैं इसको रूल बना देती कि सब लोग 15 से 20 मिनट करो। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसको शांत रखने के लिए, खुशी वाली ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो सिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और बाकी स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर हम रैली निकालते हैं कई बार। देन मेरी ब्लाइंडफुल रैली होती है जिसमें मैं यातायात नियमों, ये अलग बात है कि मैं खुद यातायात नियम का पालन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं आंखों पट्टी बांध के गाड़ी चलाती हूँ, बट मेरा मकसद वो होता है कि आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें। वोट अपील मैं करती हूँ, उसके तरह के वोट देने का पूरी रैली निकलती है सर। तो ऐसे कई सारे पहलू हैं, समाज के इश्यूज़ हैं जिनको मैंने कोशिश की है टच करना, और इन सब में से सबसे ज़्यादा करीब जो मेरे दिल के हैं वो है रिश्तों में अपनापन। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, हमें बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जादूगर आंचल के शोज सीकर में शुरू हो रहे हैं 6 जनवरी 2023 से रामलीला मैदान में। रोज एक शो होगा शाम को 7 बजे और संडे को 3 शो होंगे, 1 बजे, 4 बजे और 7 बजे। हाँ बिल्कुल सही बात। तो आप लोग ज़रूर आइए मैजिशियन आंचल के शोज़ देखने। और अब मैं चाहता हूँ कि मतलब वो शोज़ देखने तो आएंगे, हाँ मतलब यहाँ पे भी कुछ हो ही जाए, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसी जो आप हमारे व्यूअर्स को दिखा पाएं। चलिए हम लोग कुछ करते हैं। 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे कब से इसलिए पहले लेके तैयार बैठी थी। ओके, आप ताश खेलना पसंद करते हैं? नहीं, पापा ने कभी खेलने नहीं दी। पहचानते हैं? हाँ। ओके, थैंक यू। इतना भी होगा तो चलेगा। वैसे बात भी सही भी है कि फैमिली में आपको देख के भी मुझे लग रहा था सर कि आप बहुत ही संस्कारी फैमिली से, आपका पेरेंट्स का जो है ना, आपकी शब्दावली में मुझे लग रहा था आपके पेरेंट्स की, आपके फादर मदर की मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे इंसानों को बहुत कम मिलते हैं सर आज के टाइम में। ओके, मेरे पास ये 4 एसेस है सर, 4 के, आप चाहें तो हाथ में लेके चेक कर सकते हैं। हाँ, ये दिख रहा है 4 है, राइट, 1 2 3 4। ओके, तो सर आपको मूवीज़ देखना पसंद है? हाँ। किस तरह की मूवीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? सस्पेंस थ्रिलर या साउथ मूवीज़? साउथ वाली मूवीज़। साउथ वाली मूवीज़ के तो हम सभी क्रेजी बन चुके हैं, अभी का टाइम ही ऐसा आ गया है कि सभी लोगों को वो पसंद आती है। ओके, मैंने सिर्फ मूवीज़ के लिए इसलिए बोला कि शायद आपने अपने बचपन में भी देखा होगा, कई बार मेलों में, कई बार कुछ गैम्बलर्स आते हैं सर, गैम्बलर्स आते हैं, जब वो लोग 3 पत्ते बताते हैं, उनमें से 2 ब्लैक होते हैं, 1 रेड होता है। और आई डोंट नो कि मूवीज़ में भी मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने इसको कभी लाइव नहीं देखा। अच्छा। एंड वो बोलते हैं कि वो तीनों को उल्टा करते हैं और उसमें बोलते हैं इसमें से लाल वाले पत्ते पे आप पैसा लगाओ। तो मैंने ये बात क्यों छेड़ी है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, है ना। ये हमारे पास कौन सा इक्का है सर? ये पान का इक्का, लाल पान का इक्का। हाँ। सर आप अपना ये वाला हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे मैं इसको पकड़ाना चाहूँगी, इसको ऐसे पकड़ के रखिएगा थोड़ी देर के लिए। और ये मेरे पास सेकंड इक्का है, आप इसको क्या बोलते हैं सर? ईंट का इक्का, एस ऑफ डायमंड्स, राइट। और इसको मैं यहाँ पर पकड़ाऊंगी, ठीक है, आपको ऐसे पकड़ के रखना है।
तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि लाल पान के इक्के पे आपको पैसा लगाना है, अब मैं यहाँ पे वो बात कंटिन्यू करती हूँ, तो आप कौन से पत्ते पे पैसा लगाना चाहेंगे, ऊपर वाले पे या नीचे वाले पे, पान वाले पत्ते पे? नीचे वाले पे। नीचे वाले पे। कितना परसेंट, मैं आपका यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहूँगी अब, क्योंकि मैं मैजिशियन हूँ यहाँ पे। कितने परसेंट श्योर हैं आपकी नीचे वाला पत्ता लाल पान का अगर आपको लगाना हो तो कितना पैसा लगा सकते हैं? हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, बट जस्ट क्वेरी, कितना पत्ता लगा सकते हैं आप? मतलब पॉकेट में जितना उतना लगा सकते हैं, क्योंकि पता है कि नीचे वही है। अच्छा। हाँ। मतलब मेरा मन बदल दिया सर आपने ये बात बोली, मेरे को लग रहा है कि लगवा ही देना चाहिए। ऑलराइट, हम लगवाएंगे नहीं, लेकिन हम जब इसको ऐसे जस्ट टैप करते हैं ना, तो चेक करिए नीचे वाला है या ऊपर वाला है, चेक करिए, खोलिए। एक्चुअली पत्ते आपके दोनों मेरे पास है। ये तो आपने बिल्कुल मतलब हमारे पॉलिटिशियंस के जैसे मतलब सर पोपट कर दिया। आपका ये क्या बोल सकते हैं, आपने जो ताना दिया ना लास्ट वाले बहुत बड़ा वाला था, प्लीज उनसे कंपेयर मुझे मत करना। नहीं डेफिनेटली आपके मैजिक को नहीं है, लेकिन हाँ इफेक्ट ऐसा था, पोपट ऐसा ही होता है। इफेक्ट ऐसा आया। दैट्स ब्यूटीफुल। ये मुझे अच्छा लगा। कुछ और है जो ऐसा मतलब अभी लाइक? अच्छा, हमें 2 फोन मिल सकते हैं। श्योर। आपका फोन, मेरा फोन भी इधर पड़ा है। ओके, ऑलराइट। तो सर मैं चाहूँगी आप यहाँ पर पहले रुकिए 1 सेकेंड, मैं आपके फ़ोन में कुछ सर्च कर रही हूँ, चलेगा ना? श्योर। ठीक है, मैं आपके फ़ोन में कुछ सर्च कर रही हूँ। तब तक आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मैजिशियन आंचल की कौन सा जादू या कौन सी ट्रिक है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीकर में होने वाले शोज़ में आप वो ज़रूर देखेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, 1 मिनट, मैंने सर्च किया नहीं है। आप अपना लेफ्ट हैंड मेरे हाथ पे ऐसे रखेंगे, ऐसे, सॉरी राइट हैंड में रखती हूँ। ओके, जस्ट डन, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ सर्च किया सर। Okay. ठीक है, हमने क्या किया है हम इसे लास्ट में देखेंगे, मैं इसके आपके पेड़ पे रख रही हूँ। ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर गूगल खोला है, मैं चाहती हूँ आप इसको अपने हाथ में लीजिए। ओके। और मुझे मत दिखाएगा कोई भी चीज़, आई मीन आपकी हॉबीज़ क्या है सर? क्या आपको पसंद है हॉबीज़ में? मुझे ट्रैवल करना, हाइक करना। ट्रैवल करना आपको बहुत पसंद है, हाइक करना बहुत पसंद है। ओके, कोई भी एक मन में आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन सोच लीजिए अपने मन में। ठीक है, अपने मन में सोचिए, मुझे कुछ मत बोलना। ओके। कीप इन योर माइंड। ओके, सोच लिया है? ओके। मैं चाहती हूँ आप उसे सर्च करिए ताकि सबको पता चलेगा कि आपने क्या सर्च किया है। सर्च किया है? ओके, मैं भी देख सकती हूँ? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो आपने सर्च किया है जैसलमेर। या क्या ये पॉसिबल है कि मुझे पता हो कि आप जैसलमेर सोचने वाले हो? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये पूरा एड स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके फ़ोन में कुछ सर्च किया था। अच्छा। नाउ इट्स अ टाइम टू चेक कि क्या है। ओके। आप खुद अपने हाथ से उठाइए, देखिए क्या है। ओह माय गॉड, आप देखिए। जैसलमेर। ऑलराइट, पर ये कैसे हुआ? ये तो मतलब हमने ये सब करने से पहले किया था। मैंने वही बोला ना, माइंड के और आंखों के बीच में जो ये द्वंद्व युद्ध चलता है उसको मैं जादू कहती हूँ। मैजिक। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आज की सोसाइटी में जो कुछ और परेशानियाँ हैं, अभी हमने देखा जो दिल्ली में हुआ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें होने वाली है या हो रही है कि आज का जो यूथ है उसे क्राइम पसंद है। चाहे आप
नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम की सीरीज़ में देख लें, मूवीज़ में देखें, रियल लाइफ में देखें, मैं चाहता हूँ कि वो यंगस्टर्स को आप कोशिश करें, आप दो बातें कहें कि वो इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और ये एक सेकंड में किसी के पूरा परिवार को ख़त्म कर सकती है, इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ कि आप उन यंगस्टर्स को बताएं कि वो कैसे अपने लाइफ में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हाँ, तो मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी, मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल टाइप की लड़की हूँ। मतलब मेरे घर में जो माहौल है वो थोड़ा हमेशा से आध्यात्मिक रहा है। तो महाभारत, रामायण और ये सब मैंने बहुत देखी और मुझे श्री कृष्ण जी का वो लाइन बहुत अच्छी लगती है कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। बिल्कुल, युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। जितना हो सके उतना आप कोशिश करो कि हर चीज़ को आप प्यार से सॉर्ट आउट कर सको। एंड क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है आज के टाइम पे कि हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर हम ऐसे कदम उठा जाते हैं जिसका बाद में हमें खुद को पछतावा होता है अगर हम सोचते हैं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत प्यारी है यार, नज़रिया हमारा वैसा होना चाहिए। तो हर पहलू के दो पक्ष होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कमज़ोर बनो, आप दबे हुए रहो, मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं कहती हूँ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लेकिन उसके लिए किसी और का नुकसान करना ज़रूरी नहीं है। उसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर हम इसी पॉइंट पे बात करते हैं यंगस्टर के लिए, तो थोड़ा सा आप देखिए, या इन शॉर्ट कहूँ तो एक ही बात कहूँगी कि आप एक नागरिक हैं, अपना काम 100% करें, ऐसे काम करें जिससे किसी और का नुकसान ना हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। पर ऐसा काम जिससे किसी और को कोई परेशानी नहीं हो, तो मेरे हिसाब से वो काम कभी गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके किसी भी काम से किसी और को अगर कोई तकलीफ हो रही है, मैं यहाँ पे जलन की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो कई लोगों को कितना भी करो वो होनी है अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो होनी है। लेकिन बातें यहाँ आती है कि सर, जैसे एग्जाम्पल है कि भाई अगर मुझे गाना सुनना पसंद है और आप सो रहे हो, तो अगर मैं तेज आवाज़ में गाना कर रही हूँ तो आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो ये गलत है। लेकिन अगर मैं ईयरफोन लगा के सुन रही हूँ देन इट्स फाइन, वो मेरे लिए ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, तो प्लीज़ उसे सही दिशा दीजिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके शहर को, आपके देश को और स्पेशली आपको खुद पे गर्व हो। तो हमारा हिंदुस्तान बनना या बिगाड़ना वो हमारे हाथ में है। हर चीज़ के लिए हम सरकार को, पुलिस को, दूसरों को दोष नहीं दे सकते अगर जब तक हम खुद स्वयं जिम्मेदार ना हो। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपने आप को वैसा बनाइए कि जिससे हमारा देश का नाम आगे बढ़े। क्योंकि ये, जैसा आपने मुझे पहले कहा था कि हमारा कर्तव्य होता है कि हम उन चीज़ों तक पहुँचें, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है, हर एक व्यक्ति। बिल्कुल। फ़र्क ये है कि आप उससे किस वे में देखो। आपको नहीं पता, आप जब सड़क पर जा रहे हो और कोई बंदा अगर सामने से कचरा उठा लेता है तो मुझे वो चीज़ दिल पे लग जाती है कि यार इन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी। सही बात है। आपके हर छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे व्यवहार से दूसरों पे प्रभाव पड़ता है। तो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी निभाइए। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसा कुछ ना करें, ऐसे कोई क्राइम पे मत जाइए जिससे आपके परिवार को और आपके अपनों को तकलीफ़ हो। तो प्लीज़ आप अपना आगे बढ़िए, परिवार को ज़रूर समय दीजिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि आप तब जाके आप थोड़ा, मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेंटली उतना रिलैक्स रह पाएंगे। हर परिवार वैसा नहीं होता, इस चीज़ को मैं अग्री करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे दोस्ती बना लीजिए जो सही दोस्त हों, जो आपके गलत में आपको सपोर्ट नहीं, आपके गलत में आपको डांटे और आपके सही में आपको साथ दें, आपको चीयर अप करें। ऐसे दोस्तों के साथ दोस्त बनाइए, ढूंढिए और उनको समय दीजिए रियल मायने में। तो मेंटल जो इलनेस आजकल जो बढ़ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो मुझे लगता है कि उनमें बहुत हद तक आराम मिलेगा। कि यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही देख रही हूँ मैं, बहुत छोटी सी एज में प्रेशर, एंजाइटी, तो ये सब नहीं होगा। तो सिर्फ यही है कि अपने एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपनी ज़िंदगी बनाइए, परिवार को वक्त दीजिए, खुश रहिए और मेडिटेशन करते रहिए, वो ज़रूरी है, वो सबके लिए ज़रूरी है। लास्ट में मैं चाहूँगा, जाने से पहले ये वाले कैमरे पे देख के आप अपने शो के लिए सीकर के और सीकर संदेश के जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को आप इन्वाइट करें। तो सभी सीकर संदेश के जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आदरणीय दिनेश जी, इन्होंने इतने अच्छे सवाल जवाब किए। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि किसी इंटरव्यू में मैं इमोशनल हुई हूँ। आज पहला इंटरव्यू था जिसमें ऐसी कुछ बातें, वो इनका जादू था क्योंकि इन्होंने इस तरह से बातें निकलवाई कि मैं इमोशनल हुई। तो थैंक यू सो मच इन्हें। और रही बात हमारे शोज़ की, तो हम आ रहे हैं 6 जनवरी से रामलीला मैदान।
आज से 12 साल पहले 13 साल पहले मैं आई थी सीकर, उसके बाद मैं इस साल आई हूँ। तो पिछली बार तो मुझे बहुत सारा प्यार मिला था, उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी आपका प्यार पहले से और ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी मुझे आप सभी से उम्मीद है, ज़रूर आइएगा। रोज़ाना हमारा एक शो रहेगा शाम को 7 बजे, संडे को 3 शो है, 1, 4, 7। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें इस बार मैं ऐसे कुछ मैजिक लेकर आई हूँ। आज तक आपने सिर्फ जादू देखा है, क्योंकि हम वीडियोस में जादू देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अनुभव करना है कि आपके खुद के साथ जादू हो, तब तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे रामलीला मैदान 6 जनवरी शाम को 7 बजे। तो ज़रूर दोस्तों, मैजिशियन आंचल आप खुद इनवाइट कर रही हैं आप सभी लोगों को, आप जाएं, जादू देखें, क्योंकि आज के समय में इस तरह के जो आर्ट फॉर्म्स हैं वो हमारे यहाँ पर होना बहुत कम हो गए हैं। जैसा बताया आपने कि 12-13 साल पहले हुआ था और तब से हमें ऐसे और ज़्यादा इस तरह के जो आर्ट फॉर्म है वो देखने को नहीं मिले हैं। तो आप सब लोग ज़रूर जाएं, ताकि बाकी की जो ये सब जंजाल भरी सी ज़िंदगी है इससे थोड़ा सा समय हम अच्छा निकाल पाएँ, पूरे परिवार के साथ हम शोज़ देख पाएँ। उम्मीद करता हूँ जादूगर आंचल के शोज़ में आपसे और मुलाकात होगी। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।